आज इंस्पिरेशनल स्टोरीज के इस सीरीज में हम लोग एक ऐसी स्टोरी के बारे में बात करना करेंगे आज, जो वास्तव में हमारे रोंगटे खड़े कर देती है और हम लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार कर सकती है। वास्तव में ये हर हारे हुए व्यक्ति के लिए, हर असहाय व्यक्ति के लिए इसमें एक बहुत ज्यादा मैसेज है, जो हम लोग अपने जीवन में इसका उपयोग करके कुछ चीजों को बेहतर कर सकते हैं। इसलिए इस कहानी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और ये मुझे पर्सनली भी बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। तो इसलिए हम लोग इस कहानी को सुनना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। ये कहानी जो है 2011 की है। अप्रैल की एक घटना है जिसमें अरुणिमा सिन्हा एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर है और वो नेशनल वॉलीबॉल टीम की खिलाड़ी थी उस समय। और किसी ट्रेन से वो लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही थी। जनरल बोगी का डब्बा था, रात का समय था और सोने की चेन पहनी थी। कुछ स्नेचर्स के साथ विवाद होने की वजह से, कुछ चैन स्नेचर्स थे या अनसोशल एलिमेंट्स थे, उनके साथ उनकी हाथापाई हुई और उसी हाथापाई में या एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की हुई। उसी धक्का मुक्की में अरुणिमा सिन्हा को धक्का लगा और वो ट्रेन गिर गए गेट से बाहर। और गिरने के बाद वो उस तरफ से एक दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही थी और उसी में वो दूसरी ट्रेन से टकराई और गिरी। गिरने के बाद जब दूसरी ट्रेन पास की तो उन्होंने देखा कि मैं तो हूं, लेकिन उनकी एक टांग कट चुकी है और दूसरी टांग पूरी तरह, या दूसरे पैर में पूरी तरह से हड्डियां टूट चुकी हैं, फ्रैक्चर हो चुका है, हड्डियां निकल निकल कर बाहर आ रही हैं। उनका शरीर तो कंट्रोल में था, लेकिन ब्लीडिंग इतना ज्यादा हो रहा था कि वो मूव नहीं कर पा रही थी, मूवमेंट नहीं हो सकता था। पैर कट चुका था, पटरी के बगल में गिरी हुई थी, रात का समय था, अंधकार था। वो मदद के लिए चिल्लाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई भी मदद कहीं से नहीं आ रही थी। रात भर वो उस पटरियों पर 7 घंटे के लिए पड़ी रही। उनके अगल बगल से 49 ट्रेनें उस रात को गुजर गईं। अगली सुबह गांव के अगल बगल के लोग आए। उन्होंने किसी तरह उन्हें बरेली के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहां पर सुबह पहुंचने के बाद वहां पर डॉक्टर और फार्मासिस्ट ने उनको सजेस्ट किया कि ये पैर काटना पड़ेगा। एक किसी भी खिलाड़ी के लिए पैर कटना या पैर का काटा जाना ये असाधारण बात है, मतलब जीवन देने जैसा है। उस समय उनकी ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो रही थी कि वहां पर फार्मासिस्ट और डॉक्टर ने उनको ब्लड दे करके दिया और उनसे कहा कि बिना एनेस्थीसिया के उनके पैर काटे गए। आप समझ सकते हैं कि किसी को बिना एनेस्थीसिया के दिए पैर को काटा गया। क्योंकि वो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, इसलिए बहुत जल्दी लोगों का सपोर्ट आया और वो वहां से केजीएमसी लखनऊ ट्रांसफर हुई। केजीएमसी लखनऊ ट्रांसफर होने के बाद उनको एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली ले जाया गया। वहां उनका 4 महीने तक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन वो उस मनस्थिति से गुजर रही थी कि उनके पैर कट चुके हैं, प्रोस्थेटिक लेग्स लग चुके हैं, पैर में रॉड लग चुका है और कई तरह के लोगों के नेगेटिविटी आ रही थी। कई लोग कई तरह के स्टेटमेंट्स बोल रहे थे, नेगेटिविटी हायर लेवल पे थी, उनको जवाब देना था। इनके अंदर बहुत सारा थॉट चल रहा था कि अब मुझे कुछ बड़ा करना है। मैं जब उस ट्रेन की पटरी पे पड़ी थी और मेरे ऊपर से 49 ट्रेनें मेरे अगल बगल से गुजर गई और मुझे कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब है कि भगवान मुझसे कुछ बड़ा कराना चाहता है। इसी बात को ध्यान में रख करके उन्होंने अपने बड़े भाई से कहा, भैया मुझे माउंटेनियरिंग करनी। उसी हॉस्पिटल से एम्स से रिलीज होने के बाद उनको एम्स से रिलीज होती है और वो सीधे बछेंद्री पाल, नाम सुना होगा आपने, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जो एवरेस्ट फतह की थी। उनके पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझे ट्रेनिंग करनी है और मैं एवरेस्ट फतह करना चाहती हूँ। आप कल्पना करें कि एक ऐसी लड़की, उस समय उनकी उम्र करीब करीब 26 साल 24 साल के आसपास रही होगी। एक ऐसी 24-25 साल की लड़की जिसके पैर कट चुके, एक पैर कट चुका है, प्रोस्थेटिक लेग है, रॉड है और स्पाइन में 3 फ्रैक्चर्स है, वो कह रही है कि मुझे एवरेस्ट फतह करना है। बछेंद्री पाल ने कहा, बेटा
एवरेस्ट फतह करने के लिए जिस मनोबल या आत्मबल की आवश्यकता होती है वो तुमने कर लिया, तुम्हारे अंतर्मन से तुमने तो जीत लिया है। एवरेस्ट फतह करने के लिए जिस आत्मबल की आवश्यकता होती है वो तुम पा चुकी हो। अब बस केवल इतिहास और तारीख पे लिखा जाना बाकी है। बछेंद्री पाल ने उन पर उस समय भरोसा किया। एक्चुअल में आपको पता होगा माउंटेनियरिंग अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बड़े स्पॉन्सर्स की जरूरत पड़ती है, 50 से 60 लाख रुपयों की मिनिमम जरूरत पड़ती है कम से कम इस काम को कंप्लीट करने के लिए। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे, मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। स्पॉन्सर्स कोई ऐसा जो फिजिकली थोड़ा सा चैलेंज्ड है या अपने आप में एक ऐसा आदमी, उसको कोई स्पॉन्सर नहीं करना चाह रहा था जो कि फिजिकली इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में हो, तो इसके लिए उनको स्पॉन्सर्स जुटाना भी काफी डिफिकल्ट हो गया। बट किसी तरह से उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। तो जैसे ही उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, कोई नहीं उनकी बात सुनना चाह रहा था, कोई स्पॉन्सर्स भी नहीं आ रहे थे। लेकिन हाँ, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। एक सिंपल से एग्जांपल्स में उन्होंने बोला कि जिस बेस कैंप या रोड हेड से लेकर के बेस कैंप में जाने में साधारण माउंटेनियर्स को 5 मिनट लगता है, उन्हें 3 घंटे लगते थे। चूंकि हॉस्पिटल से डायरेक्ट रिलीज होकर गई थी तो घाव पूरी तरह भरे नहीं थे। ट्रेनिंग के दौरान उनके घाव में जो आर्टिफिशियल लेग होता है उसके दाग और उसकी चोट पड़ जाती थी मूवमेंट की वजह से, लेकिन फिर भी वो चली, ट्रेनिंग किया। लोग 5 मिनट में जो काम करते थे वो 2 से 3 घंटे में करती थी। तो बाद में इनको लगता था ये ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जो काम 3 घंटे में कर रही हूँ और मैं एवरेस्ट फतह के लिए निकली हूँ। लेकिन नहीं, यही घटना और 8 महीने की रिगोरस जिसको एफर्ट के बाद, अथक परिश्रम के पश्चात, वो अब उसी बेस कैंप रोड हेड से बेस कैंप तक सबसे पहले पहुंचती थी, जबकि दूसरे लोग लेट आ रहे हैं। लोग पूछने लगे कि तुम ऐसा क्या कर रही हो। नाउ इंटरनल स्ट्रेंथ, आत्मबल, आगे बढ़ना स्टार्ट किया। शेरपाओं की बात हुई, एवरेस्ट फतह के लिए जाने की बात शुरू हुई। शेरपाओं ने सीधे रिजेक्ट कर दिया कि हमें इनको नहीं ले जाना है, क्योंकि शेरपा को उनको कैरी करना होता है। आपको बता दूं कि शेरपा वो लोग होते हैं जो ले जाते हैं माउंटेनियर्स को ऊपर की तरफ वो फतह के लिए। तो उसने कहा मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता, सारे क्योंकि ये अपने आप में फिजिकली डिफिकल्ट था इनके लिए। बट इन्होंने विश्वास दिलाया मैं कर सकती हूँ। शेरपा नेग्लेक्ट कर रहे थे कि नहीं ये नहीं हो सकता है, नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन नहीं, बाद में इन्होंने कन्विंस किया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। शेरपा चलने के लिए किसी तरह से तैयार हुए। बेस कैंप 3 कहते हैं बिकॉज अलग अलग एवरेस्ट पे चढ़ने के दौरान अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो बेस कैंप 3 के बाद जैसे ही वो ऊपर की तरफ जा रही थी तो उस दौरान उनका मीन्स ऑक्सीजन जो है वो खत्म हो रहा है। बेस कैंप 3 के बाद ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। तो जनरली आपको पता हो कि माउंटेनिंग का मैक्सिमम टाइम रात को होता है, तो इसलिए वो हेडलाइट वगैरह लगा के चलते हैं ये लोग। और हेडलाइट में जब वो रात को चल रही हैं और अपनी हेडलाइट से देखती हैं तो चारों तरफ देख रही हैं तो डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, इनका ऑक्सीजन भी लैग कर रहा है, बट किसी तरह सी डिसाइडेड टू मूव। वो आगे बढ़ रही हैं। जब वो करीब करीब 1 या 1.5 घंटे या 2 घंटे एवरेस्ट फतह या टॉप टॉप जिसको एवरेस्ट समिट बोलते हैं बेसिकली, तो एवरेस्ट समिट के टॉप पे पहुंचने वाली है, जस्ट उसके पहले इनका ऑक्सीजन काफी लो लेवल पे पहुंच चुका है। शेरपा कहता अब यहाँ से वापस चलो नहीं तो सुसाइडल होगा। ये कहती नहीं, क्योंकि जिंदगी में कभी कभी हम लोग वहां से वापस आते हैं जिससे थोड़ी सी आगे हमारी जीत होती है या हम कहीं ना कहीं टॉप पे होते हैं। तो इसी बात को, थॉट प्रोसेस को सोचते हुए वो आगे बढ़ती, नहीं मुझे जाता है। शेरपा मना करते फिर भी वो साथ जाते हैं और इनके भाव को देखते हुए शेरपा भी आगे बढ़ते हैं। और 21 मई 2013 को अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट के टॉप पे होती है। 2 साल का समय, ठीक करीब करीब 2 साल पहले ये घटना घटी है और वही लड़की अपने आत्मबल के सहारे एवरेस्ट के टॉप पे है, जिसने अपना एक पैर खो दिया, एक पैर में रॉड पड़ा है, स्पाइन में तीन फ्रैक्चर्स है। ये आत्मबल है और हम ये देख पा रहे हैं कि किसी भी जीत के पीछे शरीर की सीमाएं लिमिटेड हो जाती हैं। आत्मबल सबसे बड़ा बल हो जाता है। फिर उतरने के दौरान जब वो नीचे उतर रही तो ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया एक जगह, सेम पॉइंट के ऑलमोस्ट आते आते, नीचे आते आते इनका ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म हो गया।
अब इनको लगा कि शायद अब ये वापस नहीं जा पाएंगी, तो इन्होंने शेरपा से कहा कि जो वीडियो या फोटोग्राफ आपने खींचा है वो बस हमारे इंडिया तक पहुंचा देना, क्योंकि मैं अपने यूथ के लिए बस एक इंस्पिरेशन बनना चाहती हूँ। ठीक उसी समय जिन लोगों में जीतने का पैशन होता है, किस्मत भी उनकी साथ देती है। किस्मत भी उनका साथ देता है जिसमें जीतने का पैशन होता है, जिसमें जीतने का जज्बा होता है। उसी समय एक ब्रिटिश माउंटेनियर ऊपर की तरफ आ रहा था, उसने 2 सिलेंडर लिए हुए थे। एक सिलेंडर, अब वो वेदर खराब होने की वजह से वो वापस जाना चाह रहा था, तो उसने एक सिलेंडर वहीं फेंक दिया जहां अरुणिमा सिन्हा की थी। तो शेरपा किसी तरह उसको कलेक्ट करके लाता है और इनको देता है और कहता है कि शायद भगवान भी तुझे बचाना चाहता है। फिर वो नीचे उतरने के दौरान इनका प्रोस्थेटिक लेग, जो कि आर्टिफिशियल लेग था, वो भी खुल गया। किसी तरह लुढ़कते गिरते चलते तकलीफ झेलते हुए नीचे उतरती है। और बाद में तारीख है, इतिहास कहता है कि अरुणिमा सिन्हा ने एवरेस्ट फतह किया और बहुत सारे लिमिटेशंस के साथ किया। हम इस बात से ये समझ सकते हैं कि हमारी शरीर की सीमाएं एक लिमिट तक है। इसका मतलब है कि आत्मबल से हम कुछ भी कर सकते हैं। और सच तो यही है कि कुछ लोगों के पैर होते हैं वो ठीक से चल नहीं सकते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल लेग्स लगा करके भी ओलंपिक में गोल्ड लाते हैं। इसलिए हमें ये समझना होगा कि आत्मबल रखना है। मैं अपनी इस कहानी का जो अंत है उनकी कुछ लाइनों से ही करना चाहूंगा, और ये अरुणिमा सिन्हा की ही लाइन्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो मैंने लांघा है इन समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। शुक्रिया।